नमस्कार। भारत में जैसे जैसे 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे सभी पार्टियों के राजनीतिक प्रयास और उनके पैंतरे रफ्तार पकड़ने लगे हैं। साथ ही साथ कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो अब आम लोगों के बीच में मजबूती से सभी पार्टियों की तरफ से रखे जाने लगे हैं। विपक्षी पार्टियां, अभी जो भारत में सरकार है उसकी जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार उन पर एक पोलराइजेशन, एक हिंदूवादी राजनीति करने का आरोप लगाती है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अब चुनाव से ठीक पहले एक एजेंडा सेट करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात बहुत मजबूती से करने लगी है। अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उस तरफ इशारा कर दिया है। लेकिन इस बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर हमको आपको गौर करने की ज़रूरत है कि आखिर देश में क्या उथल पुथल हो रही है और इस बार की राजनीति में क्या ऐसे बिंदु हैं जिस पर लोगों की नज़र जाएगी। देखिए, राहुल गांधी ने पिछले दिनों भारत जोड़ो यात्रा की, पूरे भारत में घूमे, ट्रक पे बैठ के घूमे। अभी जब अमेरिका गए वहाँ भी ट्रक पे बैठ के घूमे। राहुल गांधी निचले तबके के लोगों के साथ लगातार मुलाकात कर रहे हैं। अब वो कार मैकेनिक, बाइक मैकेनिक के पास चले गए, उस मैकेनिक से बात करते हैं, वो सीखते हैं गुरु उसके। मैं राहुल गांधी की तरफ बाद में आऊँगा। मैं सिर्फ ये इशारा कर रहा हूँ कि राहुल गांधी की इस सारी मेहनत का परिणाम क्या निकलने वाला है और भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति चल रही है उसमें अब क्या आगे होने वाला है। देखिए, विपक्षी एकता की पूरी कवायद चल रही है और वो कवायद पिछले दिनों पटना में साफ साफ दिखी। बहुत सारी पार्टियां एक साथ एक मंच पर आईं, लेकिन उस मंच पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की बेइज्जती हुई उसका वो एक तरीके से बदला लेना अब शुरू कर चुके हैं। तो आज हम बात अरविंद केजरीवाल की उसी घटिया राजनीतिक प्रयास की करेंगे। देखिए, अरविंद केजरीवाल क्या चाहते हैं? दरअसल वो चाहते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टक्कर में अगर कोई नेता आए तो उनका नाम लोग लेने लगें। और यही वजह थी कि वो उनके खिलाफ बनारस से जाकर एक बार चुनाव भी लड़ चुके। लेकिन चूंकि उनको अपनी हैसियत का भी पता है तो इसलिए वो ऐसे प्रयास करते हैं कि जिससे वो चर्चा में बने रहें। अब पटना में बेइज्जती होती है और उस बेइज्जती का बदला एक तरीके से उनकी पार्टी या अरविंद केजरीवाल जो लेना चाहते हैं, उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड पे लगभग स्पष्ट राय रख दी है और वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़े दिखते हैं। अब जो कांग्रेस का आरोप है, बार बार जो ये आरोप लगाती है कांग्रेस, वो उन पर ये आरोप लगाएगी कि ये बीजेपी की बी टीम है। हालांकि मैं आज ए टीम बी टीम की चर्चा नहीं करूंगा। मैं अरविंद केजरीवाल की इस राजनीति, उनकी महत्वाकांक्षा और उनके भविष्य पर ही बात कर लेता हूं। और साथ ही साथ ये जानना जरूरी है कि राहुल गांधी के लिए खतरा किससे ज्यादा है। हमने पहले भी आप लोगों से कहा था कि राहुल गांधी को बीजेपी से जितना खतरा है उससे कहीं कहीं ज्यादा खतरा अरविंद केजरीवाल से। हालांकि अरविंद केजरीवाल के पास कोई वोट बैंक वैसा नहीं है, अरविंद केजरीवाल के पास वैसे कैडर नहीं है, लेकिन चूंकि वो एक अचानक से तकनीक के दौर में अचानक से उठी हुई पार्टी है तो वो उस तरीके के प्रयास करके कुछ उलटफेर करने की हैसियत रखती है। लेकिन उसकी हकीकत क्या है इसको जानना जरूरी है। अब आप पटना में बेइज्जत होती है और अरविंद केजरीवाल की पूरी बेइज्जती होती है। हालांकि बाद में उसको मैनेज करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पूरी तरीके से आरजेडी ने, जेडीयू ने, जिन लोगों ने वहाँ इस मीटिंग का आयोजन किया, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी को किसी ने नोटिस नहीं किया और उनकी शर्तों पर काम करने को कोई तैयार नहीं है। तुरंत बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि पूरे देश में सबकी समानता की बात होनी चाहिए और एक देश में दो कानून कैसे चलेगा, उनका सीधा इशारा यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ है, जिसके मजमून कुछ दिनों पहले मीडिया में लीक हो चुके हैं और उस पर चर्चा अब चल रही है और आने वाले दिनों में इसी पर बातचीत होगी। तो बीजेपी का एक सेट एजेंडा अब सामने आ रहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात वो एक मजबूती से चुनाव में वो करेगी। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल कांग्रेस का विरोध करने के लिए, चूंकि उनकी लड़ाई राहुल गांधी से है,
अब जब लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी लगातार लोगों से मिलते हुए परिपक्व हो रहे हैं, मैं उस पर भी बाद में आऊँगा कभी किसी दिन कि कितनी परिपक्वता है, लेकिन जब ये बातचीत होती है कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को टक्कर दे रहे हैं, तो हालांकि चुनाव नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच में ही 2019 का हुआ, 2024 का भी होगा, लेकिन जब बीच बीच में उछल कूद अरविंद केजरीवाल मचाते हैं तो उसको समझना जरूरी है कि आखिर उनके प्रयास क्या हैं। जहां जहां अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी को थोड़ी ज़मीन दिला पाए हैं, चाहे वो दिल्ली में हो या पंजाब में हो, थोड़ी बहुत ज़मीन जो उनको थोड़े बहुत वोट परसेंटेज मिले गुजरात में, जिसकी वजह से उनकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी, इस पूरी परिस्थिति में वो ज़मीन खिसका रहे हैं कांग्रेस की। तो कांग्रेस जानबूझकर उनको ज़मीन तो बनाने देगी नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि अगर हमने अरविंद केजरीवाल को जगह दी तो वो आने वाले दिनों में उनके लिए भी भस्मासुर बन सकते हैं, इसलिए वो भी उनको जगह नहीं देंगे। हालांकि अभी तक तो सिर्फ उनके एक सांसद हैं लोकसभा में, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ऐसी गुंजाइश नहीं है कि 2024 में कोई वो करामात करने लगेंगे, लेकिन उनकी उछल कूद देखिए कि किस तरीके से अचानक वो कांग्रेस के साथ खड़े होने को तैयार हो जाते हैं, कांग्रेस से मनोहार करते हैं कि भाई आप हमको अध्यादेश के मुद्दे पर आप हमारे साथ आइए, आप हमारे साथ खड़े होइए, हम बीजेपी का विरोध करेंगे। और अचानक से बीजेपी जब कोई एक मामला सामने रखती है तो उसमें वो बीजेपी के पक्ष में खड़े दिखते हैं। अब देखिए, 142 करोड़ का देश है, तकरीबन 2024 में ऐसा माना जा रहा है कि 94-95 करोड़ वोटर्स होंगे। 2019 में करीब 92 करोड़, 90 से 92 करोड़ के बीच के आसपास वोटर्स थे, तो 94-95 करोड़ के वोटर्स माने जा रहे हैं कि इस बार 2024 में होंगे। और जो वोटिंग परसेंटेज है अगर हम देखें तो पिछली बार तकरीबन 61 करोड़ वोट पड़े थे पूरे देश में। इस बार अगर आप देखें तो 65 करोड़ के आसपास की वोटिंग होने की उम्मीद है, क्योंकि अगर हम ट्रेंड देखते हैं तो 2009 में 41 करोड़ वोट पड़े थे, 2014 में 55 करोड़ और 2019 में 61 करोड़। हालांकि परसेंटेज भी बढ़े, लेकिन उसी परसेंटेज के आसपास हम देखें तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 65 करोड़ के 65-66 करोड़ वोटिंग 2024 में लोगों के मतदान होंगे। अब इस 65-66 करोड़ में क्या परिस्थितियां बनेंगी? 303 सीट के साथ बीजेपी आज की तारीख में 23 करोड़ वोट उस 61 करोड़ में से पाती है, और महज जो 50 सीट पर पार्टी सिमटी हुई है कांग्रेस की, उसके पास 12 करोड़ वोट है। तो आज की तारीख में उनके भी वोट कम नहीं है, मात्र अगर उस तरीके से देखा जाए सीट भले ही बहुत ज़्यादा फर्क है, लेकिन दूसरी बड़ी पार्टी वोट के मामले में कांग्रेस ही है। अब कांग्रेस में के जो विपक्षी एकता की बात हो रही है, जिसमें सारी पार्टियां कह रही है कि आप हमारे प्रदेश में मत लड़िए, अगर वो कांग्रेस महाराष्ट्र में नहीं लड़ेगी, शरद पवार लड़ेंगे, बिहार में आरजेडी को ज़्यादा सीटें मिलेंगी, तमिलनाडु में तो स्टालिन ज़्यादा सीटें लेकर के आएंगे, तो अगर इस तरीके से ममता वेस्ट बंगाल में ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगी, तो इन जगहों पर अगर वो उनको सीटें नहीं मिलेंगी तो जाहिर सी बात है कि कुल मिलाकर के 250 के आसपास ही सीटें वो लड़ पाएंगे। वैसी परिस्थिति में उनके लिए वोटिंग परसेंटेज कितना बनता है वो देखना होगा, लेकिन मैं उस पर आज नहीं बात करके मैं आपको ये बताता हूँ कि 23 करोड़ 2019 में वोट मिलते हैं बीजेपी को और 303 सीटें, 12 करोड़ के आसपास, थोड़े से कम है 23 करोड़ से, और 12 करोड़ से थोड़े से कम है, तो 12 करोड़ के आसपास वोट मिलते हैं कांग्रेस को और उनको 50 सीटें आती हैं लगभग। वहीं अगर हम आम आदमी पार्टी को देखें, वहाँ पर पंजाब में, दिल्ली में और साथ साथ अब गुजरात में, तो उनका जो वोटिंग है, टोटल वोट जो उनको मिलते हुए दिखते हैं, अगर बहुत ताकत वो लगा लेंगे तो 2 करोड़ के आसपास आते हैं। तो 2 करोड़ के वोट को 25 करोड़ वोट पहुंचा करके कुछ करामात कर देना संभव नहीं दिखता, लेकिन 12 करोड़ के जो वोट हैं कांग्रेस के, उसको आगे बढ़ा करके 18 करोड़ 20 करोड़ तक पहुंचाना बहुत मुश्किल नहीं लगता है, अगर ठीक से काम करे और बीजेपी की गलतियां अगर कुछ कुछ बढ़ती हैं तो। लेकिन अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल अपनी मौजूदगी, अपना प्रेजेंस दिखाने के लिए वो कांग्रेस को हमेशा कमतर करने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में उम्मीद थी कि शायद कांग्रेस और
आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ेंगे, 7 लोकसभा की सीटें हैं, 7 पर आज भारतीय जनता पार्टी है, तो अगर मिल के लड़ेंगे तो शायद उनको कुछ मुश्किलें होंगी बीजेपी को। लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने कहा कि नहीं जी, हम 7 सीट पर लड़ेंगे चुनाव। इसका मतलब ये है कि आपकी शर्तों पर, मतलब कि अरविंद केजरीवाल की शर्तों पर अगर कांग्रेस काम करती है तो ठीक है, नहीं तो वो उनका विरोध करने को तैयार है। तो दरअसल होता क्या है कि अगर अरविंद केजरीवाल के बयानों को देखें, सुबह कुछ, दोपहर कुछ, शाम में कुछ, मतलब झूठ का एक पुलिंदा वो लेकर के चलते हैं। जहां झूठ थोड़ा सा गिर गया, उस झूठ को वहां पे परोस दिया, वहां रख दिया। तो दरअसल अरविंद केजरीवाल की पूरी पॉलिसी कांग्रेस के लिए ज़्यादा नुकसानदेह है बनिस्बत बीजेपी के, क्योंकि बीजेपी का कैडर वोट है और पूरे देश में उनके वोटर्स हैं, तो वहाँ पर उनको मुश्किलें आएंगी। और वहाँ पर एक बड़ा लीडर जो आज की तारीख में दुनिया भर में एक छवि बन गई है नरेंद्र मोदी की, उसका लाभ बीजेपी को लगातार मिलेगा पूरे देश में। लेकिन कांग्रेस में राहुल गांधी की वो छवि अभी नहीं बन पाई है कि वो उस तरीके से चीज़ों को बदल पाएं, और वहाँ पर ये नुकसान अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। तो दरअसल मेरा आज का ये कहना और मेरी बातचीत आज इस मुद्दे पर है कि कांग्रेस को समझना चाहिए कि आज की तारीख में बीजेपी से ज़्यादा खतरा उनको अरविंद केजरीवाल से है, उनकी ज़मीन खिसकाने के लिए। तो उस पर अगर ध्यान देंगे तो बेहतर होगा, नहीं तो अरविंद केजरीवाल का झूठ का पुलिंदा सामने आता रहेगा। और हाँ, एक बात इसमें आपको गौर करने लायक है, बीजेपी की तरफ ढलने का जो सबसे बड़ा कारण है वो जेल जाने से बचने का है, क्योंकि अब जेल का डर अरविंद केजरीवाल को सताने लगा है। तो वो धीरे धीरे बीजेपी की कुछ बातों को स्वीकार करने लगेंगे, उनको सलाहने लगेंगे कि भैया ताकि हम कम से कम जेल जाने से बचें, क्योंकि जांच शुरू हो गई है। अब ईडी की जांच, सीबीआई की जांच तो चली रही थी उन पर, अब ईडी भी पीछे पड़ी है। तो ऐसे में उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी और अरविंद केजरीवाल जेल जाने से बचने के लिए बीजेपी के पाले में जाते हुए स्पष्ट दिख रहे हैं। फिर बात करेंगे, फिर मुलाकात करेंगे किसी नए मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।